अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग Oracle 11G का नेक्स्ट लेक्चर शेयर करूंगा, जिसमें हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 11 से लेके 14 तक। ठीक है, प्रीवियस मैंने सारे कवर कर दिए हैं, वो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर बाकी मॉड्यूल नंबर 1 से लेके 10 तक की वीडियोस मिल जाएंगी। आइए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 11 क्या है। कर्सर बेसिकली आपको मैं कॉन्सेप्ट को एक समझाने के लिए एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आपने यूज़ किया था पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है कि मेमोरी का एड्रेस बताने के लिए। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है कर्सर्स का। For Oracle to process SQL statement, it need to create an area of memory known as context area. This will have information needed to access the process statement. यानी जब भी SQL को कोई क्रिएट करनी होती है सॉरी SQL स्टेटमेंट जब प्रोसेस होती है तो वो क्रिएट करती है एक एरिया को मेमोरी के अंदर, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट एरिया कहते हैं। इसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि जो स्टेटमेंट आपकी प्रोसेस हुई है वो क्या हुई है। कर्सर इज़ अ शेयर्ड मेमोरी एरिया इन अ रैम टू हैंडल द मल्टीपल रोज विच आर रिटर्न बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। अब ये सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये शेयर्ड मेमोरी एरिया रैम के अंदर, वो भी बेसिकली रैम में ही आप पॉइंटर जो पॉइंट करा के रेफरेंस ले लेते हो पहले उसका जो है वो, फिर डी रेफरेंस करके आप उससे एक्चुअल जो कॉन्टेक्ट होता है वो आप निकाल लेते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ये करते हो कि जो कर्सर है वो ये काम करता है कि मल्टीपल रोज पे काम कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर। अभी आप वक्ती तौर पे जब एसक्यूएल में आप सेलेक्ट की स्टेटमेंट रन करते हो वो ओनली 1 रो पे काम करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रन वो मोर देन 1 रोज cursor come in a solution because a cursor is a construct to handle multiple rows return from। अब वो मेमोरी में जगह ये बन जाती है, इस तरह आप मल्टीपल रोज़ वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रोज़ का जो ऊपर जो प्रोसेसिंग हुई है आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, 2 तरह के कर्सर होते हैं। इम्प्लिसिट होता है जो ऑटोमेटिकली जब आप एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, यूज़र को नहीं पता चलता कि वो जो है उस इम्प्लिसिट कर्सर रन हो चुका है, और कंट्रोल और उसका प्रोसेस आप उसे नहीं कर सकते, उस प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक्सप्लिसिट कर्सर प्रोग्रामर ख़ुद डिफ़ाइन करता है, ख़ुद लिखता है अपने कोड के अंदर, तो उसको पता होता है, उसका कंट्रोल होता है, और वो जो भी उससे काम करवाना चाहता है वो प्रॉपरली करवा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ PL SQL ब्लॉक के अंदर रिफाइन होना चाहिए, फिर ही वो काम करेगा। अच्छा, 4 तरह के कर्सर्स होते हैं, नॉट फाउंड, फाउंड, रो, काउंट और ओपन। ये पेपर में पूछे भी जाते हैं, आपको इसका लिए अकॉर्डिंग कोई ना कोई एग्जांपल भी आ जाती है। ठीक है, शुरू में पहले कर्सर का नाम देते हैं, फिर परसेंटेज साइन नॉट फाउंड, ये आपका फंक्शन है। अगर तो बूलियन एट्रीब्यूट रिटर्न ट्रू होगा, ट्रू कब होगा, जब प्रीवियसली फैच डिड नॉट रिटर्न अ रो। प्रीवियस फैच जो हुआ था डेटाबेस में वो रिटर्न रो नहीं करता, अगर वो कर देता है तो ये नॉट फाउंड फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह फाउंड में इससे उल्ट होता है। फिर रो काउंट जो है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड फैच फ्रॉम कर्सर एट दैट पॉइंट इन टाइम, जितने उसने कर्सर ने रिकॉर्ड फैच किए होंगे उतने जो है कर्सर को यूज़ करते हुए आपने रिकॉर्ड जो फैच किए होंगे वो आपको बता देगा। ठीक है, अगर कर्सर ओपन है तो बूलियन एट्रीब्यूट दैट रिटर्न ट्रू कर देगा कि जी ये जो कर्सर इस वक्त ओपन है, इज़ ओपन का ये काम, नहीं तो फॉल्स कर देगा। अच्छा, 4 स्टेप से ये सॉल्व होता है। इन स्टेप को क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिएगा, याद कीजिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने डिक्लेयर करना है कर्सर को किस वाले डिक्लेयर सेक्शन के अंदर। उसके बाद आपने कर्सर को ओपन करना है, एलोकेट करना है, मेमोरी एलोकेशन होगी तो वो बिगिन सेक्शन के अंदर होगा। ठीक है,
ये देखें नॉट फाउंड हमने यहाँ पर किया और उसे डिक्लेयर जो है ये किया है, टोटल नंबर ऑफ रोज हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद फैचिंग द कर्सर व रिट्रीविंग डाटा, अब फैच कर रहे हो और ये हम यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी लगा के बेसिकली फैच करना चाहते हैं हम कि कितनी यहाँ पर रोज़ जो है रोज़ डिलीटेड रो को हम डिलीट करना चाहते हैं, फाउंड करके हम मिलती है तो फिर हम उसे डिलीट करने लगे, ये हम यहाँ काम करने लगे। अगर एक रो मिलती है या मल्टीपल रोज़ मिलती हैं, जितनी भी रोज़ जो हैं वो अगर एक रो होगी तो रो इज़ डिलीटेड, अगर मल्टीपल होगी तो रोज़ आर डिलीटेड, मल्टीपल रोज़। उसके बाद कर्सर को क्लोज भी करना है बिगिन सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हमने ये काम इस एग्जांपल के अंदर किया, इसका ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिलीट स्टेटमेंट not found will return the count of total number of rows deleted. If there are one or more rows got deleted, then the not found will evaluate to the false and control will be passed to else if. अब वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ऊपर आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर वो एक रो डिलीट होगी तो वो क्या कहेगा, रो इज़ डिलीटेड, और वो टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो है वो बता देगा कितनी है, ठीक है। अगर एक वन और मोर रो को डिलीटेड, अगर एक से ज़्यादा रो डिलीट होंगी, ठीक है, तो फिर वो रिटर्न फॉल्स करेगा और एल्स इफ में पास कर देगा रो इज़ इंसर्टेड, उसमें मैसेज दे देगा रो इज़ इंसर्टेड, 10 रोज आर डिलीटेड। उसने जस्ट एक एग्जांपल है ये, तो आप जब तक इसको कोड को आप टेस्ट करने का तरीका यही है। मैं पिछले भी बताया था कि एपेक्स ओरेकल पे जो है वो अपनी एपेक्स ओरेकल पर जाकर अपने वो वर्क प्लेस को रजिस्टर करें, रिक्वेस्ट करें, फिर उसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस पर काम कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर क्वेरी रन करें, टेबल इंसर्ट करें और फिर उसके बाद ये PL/SQL की जो वो है प्रोग्रामिंग करके उसको टेस्ट करेंगे तो फिर ये आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी तक ये हमने जो काम किया है ये इम्प्लिसिट कर्सर का था, इम्प्लिसिट कर्सर का। अब एक्सप्लिसिट कर्सर देख लेते हैं जो कि प्रोग्रामर जिसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। वो कहता है कर्सर इज डिफाइंड इन द डिक्लेरेशन सेक्शन में, कर्सर इज अ नेम अटैच विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन द कर्सर विल ओपन इन बिगिन सेक्शन इट विल गेट 2 कॉलम, 2 कॉलम इसको मिलेंगे, एंड ऑल द रो वेयर डेप नंबर एंड जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 10 है, एंड देयर कैन बी मल्टीपल रोज। विदाउट कर्सर इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन रिटर्न मल्टीपल रोज। अब यहाँ पर मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करने की बात हो रही है, तो विदाउट कर्सर क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, कर्सर यूज़ होता है। अब जब हमने इम्प्लिसिट कर्सर कर रहे थे तो हमारे पास कंट्रोल नहीं था, लेकिन हम जब हम एक्सप्लिसिट करेंगे तो हमारे पास कर्सर का कंट्रोल होगा कि हमने कितनी रोज और क्या काम करना है। When the first row will be fetched from the hard disk to the RAM will be pointing to the first row in the RAM using a fetch keyword in the loop value of the first so that the 2 column are loaded into the PL। मैं ऊपर आके आपको ये बातें समझाता भी हूँ कि जब कर्सर C, ये बेसिकली हमने कर्सर C1 सिलेक्ट हमने कर लिया ये दोनों कॉलम को फ्रॉम एम्प्लॉय वे डिपार्टमेंट 10 नेम एम्प्लॉय, और ये हमने इसके साथ टाइप का वो लगा दिया, और ये टाइप हमने उसके साथ ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन ये वो है, यानी खुद हम कर रहे हैं बीइंग अ डेवलपर, तो हमने टाइप का कर्सर डेवलप किया है, ठीक है। इसको ओपन किया बिगिन के सेक्शन में, फिर लूप C1 इनटू द नेम। अब मल्टीपल रोज हम फेच कर रहे हैं नेम डेजिग्नेशन के लिए, ठीक है, और नंबर ऑफ रो काउंट भी बता दो कि कितनी है। इसका जो आउटपुट आएगा वो देखें, नेम किंग डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट 1 रो प्रोसेस, नेम क्लार्क डेजिग्नेशन मैनेजर 2 रो प्रोसेस। इस तरह ये क्योंकि लूप चलनी है तो ये लूप वहाँ तक चलेगी जहाँ तक जो है जितना रिकॉर्ड होगा, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर 10 तक चलना है, सॉरी उसका जिसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसने सिर्फ यहाँ लूप में चलना। तो ये आपको ये एक डमी आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट नहीं दिखाया जा रहा। ये तो आप जब तक रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं डालते तब तक आपको एक्चुअल में ये पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बस इतना है कि जिसका
उसने देखे मल्टीपल रोज़ को प्रोसेस किया है, एक से ज़्यादा को, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो फिर आउटसाइड लूप आर प्रोसेस, फिर उसने उस आउटसाइड लूप को जो है वो हमने प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो इसमें और उसमें फ़र्क यही है कि हम यहाँ पर खुद से भी अपना जो कर्सर है वो डिफ़ाइन कर सकता है डेवलपर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम अब यहाँ पर रो काउंट हमने यूज़ किया, लेकिन इसकी टाइप के लिए हमने परसेंटेज के लिए एक अपना भी क्रिएट हम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं, आगे चलते हैं हम एग्जांपल्स को गुजार के। अब हम एसक्यूएल इसके साथ प्योरली यूज़ कर रहे हैं। राइट अ एसक्यूएल ब्लॉक टू अपडेट द सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। 10 साल उनको हो गए कम अज़ कम काम करते हुए। इंक्रीज देयर सैलरी बाई 20% एंड डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, अपडेट सैलरी एंड कर्सर। अब ये एक से ज़्यादा एम्प्लॉय, फिर दोबारा काम यही है कि हमने एक से ज़्यादा एम्प्लॉय के ऊपर काम करना है, ठीक है। जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस उसको 20% बढ़ा दो और फिर उसको डिस्प्ले भी कराओ। हमने कर्सर लिया, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ्स बिटवीन 120। हमने ये पहले भी प्रीवियस में भी हमने क्वेरी लिखी थी, अगर 10 साल है तो हम उसको मंथ्स के हिसाब से, ईयर के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करते, उसको हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने एक और एम्प्लॉय सैलरी, अपडेट सैलरी, ठीक है। उसके बाद हमने ओपन किया उसे, फैच C1 इंटू एम्प्लॉय अपडेट कितनी 0.2। हमने जब अपडेट की है, अपडेट करने के बाद एम्प्लॉय नंबर चेक करेगा कि भाई ये जो इसका एम्प्लॉय नंबर क्या है और ये 10 साल से इसने ज़्यादा काम किया है या नहीं किया। उसके बाद उसका जो है वो आउटपुट देगा। तो अगर वो C1 नॉट फाउंड होगा तो उतने नंबर ऑफ वो बता देगा कि जो है वो, जब नॉट फाउंड आपने ऊपर पढ़ा था कर्सर में कि वो जब ट्रू होता है तो कह देता है कि भाई ये नॉट फाउंड है, फॉल्स होगा तो वो फाउंड की देता है, वो उल्ट काम करता है फाउंड से, ठीक है। तो इसका आउटपुट उन्होंने नहीं दिखाया हुआ है, ये आपको खुद से रन करके पहले एक टेबल क्रिएट करना होगा और टेबल क्रिएट करने के बाद आपने उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है 1 बाय 1 और वैल्यू इंसर्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब कर्सर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया एरर और एरर हैंडलिंग एंड बिल्ट इन एक्सेप्शन। अब इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ कि एरर क्या होता है। जब आप प्रोग्राम रन करते हो कंपाइल टाइम पे, नीचे कंपाइलर कहता है कि एरर है, कोई मसला है, किसी रो के अंदर मसला है, ठीक है। एक्सेप्शन ये होती है कि रन टाइम एरर आए कि कोई आप काम करो और वो जो है वो काम सही तरह परफॉर्म ना हो, स्क्रीन पे आपकी एरर शो हो। कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडमिशन लेना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और आपने उसके अंदर एक एक्सेप्शन रेज करवाई है कि जो स्टूडेंट है वो मिनिमम 18 साल से उसकी एज ज़्यादा हो, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए एक मिनिमम एज जो है वो सेट कर दी है 18 साल, और उसमें एरर लिख दिया कि अगर स्टूडेंट 18 साल से कम हो तो उसके ऊपर उसको दे देना एरर। उसको ये एरर नहीं होता, बेसिकली एक्सेप्शन होती है कि वो सामने आपको शो करवाए लाइन कि भाई आपका जो है वो आप 18 साल से जो है वो छोटे हो। या फिर आपने कभी LMS लॉगिन करने की कोशिश की है और आपको जो है वो मैसेज सामने स्क्रीन पे शो होता है अनएबल टू लोड लाइब्रेरी या पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ये सारी एक्सेप्शंस होती हैं, ये एरर नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है, किस किस्म का जो है वो अगर उसने बिहेवियर ऐसा शो किया आपके प्रोग्राम ने कि उसको आपको बताना चाहिए था कि क्या मसला आया, तो उसके लिए आपको वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है ताकि जो यूज़र जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसको पता चल जाए कि भाई ये काम मैंने जब किया तो ये नहीं हुआ। या कोई फ़ाइल अपलोड कर रहे थे, जैसे आप कभी कभी असाइनमेंट अपलोड करते हैं, वो असाइनमेंट अपलोड नहीं होती, एरर आ जाता है, वो एक्सेप्शन रेज हो जाती है आपको कि भाई ये रीज़न है अपलोड नहीं हुई। फिर आप उसको टीचर को या
अपने जो रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट है के टीचर को उसको रीच करते हो कि भाई ये मैसेज आ रहा है मुझे। ये एरर मैसेज नहीं होता, ये एक्सेप्शन रेज होती है। तो आपको रेज़ की जाती है कि आपको बताया जाता है कि ये काम इस वजह से परफॉर्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। ये पहले भी आपने C++ में काम किया हुआ है। एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई कैच ब्लॉक से किया था, आपको याद होगा। यहाँ पर दो तरह की एक्सेप्शन होती है। एक इंटरनल होती है जो कि प्री डिफाइंड इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी डेटाबेस रूल बाय प्रोग्राम। कोई भी वायलेशन आपने डेटाबेस के रूल की हो, इंटरनल एक्सेप्शन आर रेज ऑटोमेटिकली, खुद ही इंटरनल एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। ये वो हैं जो खुद ही से हो जाएंगी। यूज़र डिफाइंड वो होती है जो हम खुद से करते हैं कि अगर इस तरह हो तो इस तरह कर दो, ये मैसेज यूज़र को प्रिंट करा दो। ठीक है, ये एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली रेज नहीं होती, इसको यूज़र को करवाना पड़ता है एक्सेप्शन को रेज। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक्सेप्शन का नाम देना है। ठीक है, फिर एक्सेप्शन का यूनिक एक नंबर होगा जो कि जनरेट होगा। ठीक है, लाइक ये एरर का नाम है सबसे पहले, फिर एरर का कोड है, और एक्सेप्शन रेज व्हेन यू स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यू इन द कॉलम कंसेंट, फिर एक्सेप्शन रेज होगी। इस तरह केस नॉट फाउंड, तो ये एक्सेप्शन रेज व्हेन नो एनी केस फाउंड इन द केस स्टेटमेंट एज वेल एज नो एल्स कॉज में कोई केस फाइंड नहीं हुआ तो उसने केस नॉट फाउंड की एक्सेप्शन का आपको बताया। ठीक है, अब डिक्लेयर सेक्शन में ऑल द डिक्लेरेशन बिगिन में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। एक्सेप्शन सेक्शन 1 पर ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर एक एक्सेप्शन हैंडल होगी। उसने लिखा भी है 1 एक्सेप्शन सेक्शन पर ब्लॉक, नेस्टेड ब्लॉक कैन हैव अ सेपरेट एक्सेप्शन सेक्शन। अगर इसके अंदर होगा तो फिर एक और एक्सेप्शन का सेक्शन आप स्टार्ट करोगे, फिर उसे करोगे अगर आपने नेस्टेड एक्सेप्शन करनी है। स्कोप ऑफ एक्सेप्शन जो होता है वो आपको डिक्लेयर जब आप करते हो तो ये इनर ब्लॉक है, और बिगिन लोकल टू इनर ब्लॉक अगर ये आप ये कह लें कि ये आउटर है। ठीक है, और ये उसके अंदर हम जैसे काम करते थे इनर है, यानी बिगिन हुआ और फिर उसके अंदर एक और एक्सेप्शन आपने ऐड की तो वो उसे कह रहा है कि वो लोकल है उस इनर से। ग्लोबल का मतलब ये है कि वो बिल्कुल वहाँ जहाँ पर वो एंड हो जाए। ठीक है, वो एंड होगी एक्सेप्शन, उसके बाद आपने एक और एक्सेप्शन ओपन की तो वो ग्लोबल है। ये एंड कह रहा है वो बिगेन इसका एंड, यानी एक बिगेन के बाद आप जब एंड करते हो तो ये बिल्कुल प्रोग्राम एंड हुआ, और जब इसके बाद आप एक्सेप्शन लिखोगे तो ये ग्लोबल एक्सेप्शन कहलाती है। ठीक है, ये लोकल है जो आप बिगिन के अंदर लिख रहे हो, ग्लोबल वो है जो आप बिगिन से बाहर लिख रहे हो। ठीक है, इम्प्लीमेंट बिल्ड इन एक्सेप्शन, हमने नेम वारचार डिक्लेयर किया, बिगिन सेलेक्ट और क्वेरी लिखी हमने। ठीक है, और लिखने के बाद एक्सेप्शन व्हेन नो डाटा फाउंड, अगर कोई डाटा फाउंड नहीं होता रिकॉर्ड नॉट मैच कह दो। व्हेन अदर देन एसक्यूएल कोड, और ये उसने एरर ये उसने बिल्ट इन उसके बताए हैं। ठीक है, ये बिल्ट इन उसके एक्सेप्शन रेज करने का तरीका है। अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड है नहीं तो फिर एसक्यूएल कोड ये उसने 2 बताए हैं, ये उसके बिल्ट इन होंगे। ये हमने कस्टम मैसेज प्रिंट कराया है कि अगर ये एक्सेप्शन रेज हो तो ये कस्टम मैसेज है, इसके अंदर कोई बाय बिल्ट इन मैसेज लिखा होगा जो कि वो खुद से दिखाएगा अगर रिकॉर्ड में फाउंड हो जाते हैं। ठीक है, अगर रिकॉर्ड फाउंड होता है तो हमने क्या करना है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। ये बिल्ट इन हो गया। अब नेस्टेड, उसने एक नेस्टेड की एग्जांपल दी है। ठीक है, नेस्टेड की एग्जांपल कैसे है कि बिगेन इंसर्ट इनटू, बिगेन के अंदर एक और बिगेन है। ठीक है, वो एंड हुआ, फिर एक और एक्सेप्शन बाहर मेन पे है। ठीक है, तो ये जो है इनर एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये आउटर, अगर नो रिकॉर्ड फाउंड होगा तो ये वाला काम होगा, नहीं तो वो पहले तो इनर ब्लॉक उसने करना ही करना है। जो इनर लूप होती है या नेस्टेड जो आपका हो रहा होता है उसने तो पहले एग्जीक्यूट होना ही होना होता है, फिर उसके आउटर वाले ने, बाहर वाले ने, हिस्से ने एग्जीक्यूट होना होता है।
तो पहले जब इनर वाला हुआ तो उसने उसके होने से कामरान को प्रिंट कर दिया और उसने कह दिया कि डुप्लीकेट वैल्यू इन द इनर ब्लॉक। जब इनर ब्लॉक में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो वो दे दिया, बाहर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डाटा फाउंड हो चुका हुआ। अच्छा, वो तो हमने पढ़ लिया कि जो आप बिल्ट इन था। अब यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है, जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। पहले हमने डिक्लेयर करना है यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन का नाम, जो भी हम यहाँ पर उसने नाम रखा है यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन नेम एक्सेप्शन। आगे उसकी डाटा टाइप भी बतानी है कि ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन जो भी हमने रेज यूज़र डिफाइन रेज करो यूज़र डिफाइन को, एंड इफ़ फिर हमने एक्सेप्शन है व्हेन यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन नेम देन यूज़र डिफाइन एक्शन। जो भी एक्शन वो टेक करना है आपने, उसके अंदर कस्टम स्टेटमेंट लिखनी है, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप करेंगे। ये तो इसका सिंटेक्स हो गया। पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इनवैलिड सैलरी, ये एक एक्सेप्शन हमने रेज की। नेम एम्प्लॉय एक्सेप्शन को हमने डिक्लेयर किया कि इनवैलिड अंडरस्कोर सैलरी के नाम की एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सिलेक्ट नेम सैलरी इनटू, हमने उसमें से सेलेक्ट कर लिया कि नेम सैलरी इनटू किस में, नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी ये है। अगर तो सैलरी 5,000 से कम होगी तो इनवैलिड सैलरी कर दो, ठीक है। अगर नहीं होगी तो वैलिड सैलरी आउटपुट कर दो, ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्या लिखना है, जब इनवैलिड सैलरी होगा तो उस वक़्त ये मैसेज प्रिंट होना है, ठीक है। ये हमने उस एक्सेप्शन को डिफ़ाइन किया है कि इनवैलिड सैलरी जब हो, वैलिड सैलरी के टाइम पे तो उसने बता दिया कि वैलिड सैलरी होगा, लेकिन हमने यहाँ पर ये तो बताया नहीं कि रेज इनवैलिड सैलरी जब हम उसका आउटपुट क्या होगा तो वो इनवैलिड सैलरी होगा। तो इस वक्त तो वो 5,000 से कम नहीं है तो वैलिड सैलरी आउटपुट आए। अच्छा, अब हम आगे शॉर्ट सा मैं बात करूँगा, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। आगे भी एक्सेप्शन के बारे में आप पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। रेज एप्लीकेशन एरर, एप्लीकेशन के एरर को रेज करने के लिए ये एक इसकी बिल्ट इन एक्सेप्शन है। कस्टमाइज मैसेज, इसमें आप अगर रेज एप्लीकेशन एरर के अंदर अगर आप खुद से कस्टमाइज एरर लिखना चाहते हो ना, ये है तो इसका बिल्ट इन प्री डिफाइंड इसकी एक्सेप्शन है, लेकिन आप इसके अंदर अपना कस्टम मैसेज लिखने की आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है कि आप लिख सकते हो कि अगर आपका ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, जो भी हो रहा है आप उसके हिसाब से अपना कस्टम मैसेज लिख सकते हो इसके अंदर। ये देखें, ये उसका उसने नंबर दिया और ये इनवैलिड, अगर उसका लेस देन 5,000 है तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो वैलिड हो जाएगा। ये उसने कस्टम मैसेज लिखा और ये उसने पहले उसने बताया था कि उसकी रेंज जो है एरर मैसेज की वो आपके बिटवीन होगी, नेगेटिव वैल्यू आती है उसकी। ये आपने याद रखना है, पेपर में MCQs में भी पूछा जाता है, नेगेटिव इंटीजर यूज़ होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा। एक और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इंट एसोसिएट यूज़र। इसका मतलब ये होता है कि ओरेकल में प्री डिफाइंड मैसेज बाय ओन मैसेज, इट मीन यू कैन इंस्ट्रक्ट कंपाइलर टू एसोसिएट द स्पेसिफिक मैसेज टू प्री डिफाइंड मैसेज एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के वक्त भी आप उसका अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हो उसके अंदर, जैसे ये हुआ, ठीक है। एक्सेप्शन यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन का नाम और एरर उसका नंबर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सैलरी नंबर फाउंड नथिंग, ये दूसरी एक्सेप्शन है, फाउंड नथिंग। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये नाम की एक्सेप्शन यूज़ हमने की है इधर, ठीक है। उसका हमने उसको क्या किया जी, व्हेन फाउंड नथिंग देन उसका। अब हम ये क्या डिफरेंस है मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कर रही है एक्सेप्शन इंट। हम अगर नहीं चाहते कि अगर हमने कस्टम मैसेज नहीं देना, हम ये चाहते हैं कि जो उसका अपना मैसेज है हमारी कस्टम एक्सेप्शन को वो मैसेज प्रिंट हो। बेसिकली इसका ये मतलब है कि हम
अपनी बिल्ट यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन करते हैं, उसका नाम हम खुद ही रखते हैं, लेकिन जो उसके अंदर एरर मैसेज प्रिंट होगा वो उसका बिल्ट इन हम PL/SQL का ही यूज़ कर रहे हैं। वो हमने उसको ये SQL ERM यही दिया है कि वो उसका अपना ही एरर देगा, वो हमने एरर मैसेज नहीं दिया विद बिल्ट इन एक्सेप्शन। बिल्कुल वो बात उसने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है ये आपका मुकम्मल हो चुका है, कुछ ज़्यादा इतना लेंथी नहीं है, ना ही ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आपने ये आप इजीली मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, आप खुद रीड भी करता जा रहा हूँ, तो एग्जांपल आप देखने को कोई इतनी मुश्किल उन्होंने दी आप इजीली रीड करके इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन फ्यूचर करना चाहते हैं और इसको सही में समझना चाहते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इसको प्रैक्टिस किए बिना आप नहीं कर सकते। जब तक आप एपेक्स और एक्ल की जो है वो वर्क स्पेस जो है वो रिक्वेस्ट करके वहाँ पर जाकर खुद क्वेरीज लिख के टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करा के टेबल क्रिएट करके फिर उसके बाद ये नहीं रन करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। आपकी असाइनमेंट भी जो इसकी आती है वो भी अब एपेक्स और एक्ल के ऊपर ही आपने करनी होती है। काफ़ी स्टूडेंट को ये मुश्किलात पेश आती हैं, तो आप पहले ही उसको ड्यूरिंग कोर्स पढ़ते हुए ये कर लें ताकि जब आपकी असाइनमेंट आए तो आपको मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। 11 से लेके 14 तक मैंने यहाँ कवर किया। 15 मॉड्यूल यहाँ पर आपका मौजूद नहीं है आपके हैंडआउट्स के अंदर। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।